गहरा और निराशावादी व्यवहार उत्पन्न कर रही हैं। एक तस्वीर आई जो अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है। 1:38 पर ये एयरपोर्ट के स्क्रीन पर लगा हुआ कैमरा है। एयरपोर्ट में लगा हुआ कैमरा है। ये विमान बढ़िया से यहां से टेक ऑफ कर रहा है। आप इसे टेक ऑफ करते हुए देख रहे हैं और 1:38 के आसपास ये विमान जब यहां से उड़ रहा है और उड़ने के बाद जैसे जैसे स्पीड पकड़ के थोड़ा हाइट पर जा रहा है, थोड़ी ही देर में फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। आप में से बहुत सारे साथी इस दृश्य से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जब हम कई बार अपनी तरफ से हवाई जहाज बनाकर उड़ाते थे, ये कुछ वैसा दृश्य था कि ये विमान उठा और उठ करके उठने का प्रयास तमाम किया, लेकिन बस उठ नहीं पाया और इसके ना उठ पाने के बाद ये जमीन पर जा गिरा और जा गिरने के बाद कुछ इस तरह से आग का गुबार निकल आया। इस आग के गुबार से लगा एक बार के लिए कि ये कोई बम सा फटा है। इस दृश्य को जो भी देख रहा है वो समय के महत्व को और समय के ऊपर जो चिंतन है उसे बहुत गहराई से समझ रहा है। जिस तरह का हादसा हुआ उससे एक और तथ्य जुड़ा है और वो ये है कि ये विमान जहां गिरा वो एक रिहायशी इलाका था। असल में वो एक मेडिकल कॉलेज था और उस मेडिकल कॉलेज के अंदर ये हॉस्टल का सीन है जहां जाकर ये गिरा। वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर रहा करते थे। रेजिडेंट्स के इस हॉस्टल में जहां जाकर ये गिरा, वहां पर लगभग 50-60 रेजिडेंट डॉक्टर उस समय खाना खा रहे थे। अभी उनके बारे में कोई भी जानकारी प्रॉपर नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है शायद वो डॉक्टर्स भी इस दुर्घटना के बाद ना बचे हों। हालांकि इस बात को अभी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन जब तक जानकारी नहीं दे देता तब तक हम उनकी शुभकामनाएं ही प्रेषित करते हैं, वो सब सुरक्षित हों ऐसी हम कल्पना करते हैं। उसके बाद अफरा तफरी और हॉस्पिटल के अंदर का जो ये दृश्य है, हॉस्टल के बाहर का जो ये दृश्य है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये जहां गिरा वहां जो भी रहा होगा संभवतया वो आग में, उस घुटन में बच नहीं पाया होगा। आग के बाद जो बचा हुआ मलबा है या फिर इसके बाद जो उठी हुई राख है वो यहां पर दृश्य में दिखाई दे रही है। यहाँ के दृश्य अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यह मलबा कितना भीषण तरीके से कन्वर्ट हुआ है। दो बड़े सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। ये विमान जब क्रैश हुआ है तो इस विमान के क्रैश होने के बाद में इतना भारी भरकम विमान और कचरा बिल्कुल ऐसे जैसे प्लास्टिक का कचरा बन गया हो, ऐसा कचरा बनकर कूड़ा सा बनकर के दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा विमान इस तरह के मलबे में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो मैं यहां पर एक तथ्यात्मक जानकारी आपको दे देता हूं। यह विमान बहुत हल्के विमानों में कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि ईंधन के प्रति जो इसके अंदर भाव है कि ये 20% ज्यादा एफिशिएंट है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप फोर्ड की कार वर्सेस मारुति को जब कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि फोर्ड की कारों के मुकाबले मारुति कार, मतलब स्विफ्ट का कंपैरिजन फोर्ड फिगो जैसी कार से करते हैं तो पाते हैं 200 किलो वजन कम है तो उसकी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी स्विफ्ट की ज्यादा आती थी। एग्जैक्टली ये भी वजन के पैमाने पर ऐसा ही था। ये और विमानों से लाइट वेट होने के कारण फ्यूल एफिशिएंट ज्यादा था। ये इतना ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था कि एक बार में लगभग 1.25 लाख लीटर के आसपास इसके अंदर जो तेल भरा जाता था उससे ये 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर पाता था। और 14,000 किलोमीटर की यात्रा से ये एक ही बार में न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे शहर में सीधा लैंड हो सकता था। मतलब इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इसे 20% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के कारण लंबी यात्राओं पर ले जाती थी। अब ये फ्यूल एफिशिएंट क्यों था? हल्का था। हल्का क्यों था? क्योंकि ये कार्बन फाइबर से बना हुआ था। इसके अंदर का अधिकांश मटेरियल जो था वो कार्बन फाइबर से था जो इसे लाइट वेट बनाता था। और वही कार्बन जो कोयले में होता है, मतलब कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, उनमें से कार्बन फाइबर यहां कुछ इस तरह से मलबे के अंदर राख में तब्दील हुआ दिखाई दिया। बाहर का जो कैबिनेट है वो भले ही यहां पर ढांचे के रूप में दिखाई दिया हो, अंदर यहां से कुछ नहीं बचा। कुछ बचा है तो यहां पर उसका लोगो वाला टेल बचा है, कुछ बचा है तो उसके पीछे की वो दुना, मतलब जहां से इसका पीछे का जो हिस्सा होता है वो यहां पर बचा हुआ दिखा है। कुछ इस तरह के दृश्य बाद में दिखाई दिए। कल्पना वालों ने सब अपनी अपनी कल्पनाएं की, लेकिन इस बीच में कुछ प्रश्न यहां पर लोगों ने अपने तरह से बनाने शुरू किए। आगे का हिस्सा पूरी तरह मलबे में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ चीजें जो एज इट इज रह गई, उनमें से जैसे इसकी जो टेल है, जहां से पीछे का जो हिस्सा रहता है, वो अनबर्न्ड पीछे की तरफ टका हुआ हॉस्टल में दिखाई दिया। साथ में जो इसके पहिए हैं,
जिसको लैंडिंग गियर बोलते हैं, जहां से वो रुककर चलता है, वो इस तरह से फंसे हुए दिखाई दिए। जनरली जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है तो फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही, उठते ही इन व्हील्स को अंदर ले लिया जाता है और उतरते समय इन्हें बाहर निकाला जाता है। इनमें खराबी होना कई बार विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए माना जाता है। अगर ये विमान के अंदर नहीं जा रहे होते तो खुद पायलट इसको वापस इमरजेंसी लैंडिंग में लेकर आते हैं और इस प्लेन को पूरी तरह उतारते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर लटके रहे तो विमान अच्छी गति नहीं कर पाएगा और उसकी गति बिगड़ेगी। इसलिए ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि ये सही से क्या काम नहीं कर रहे थे, या लैंडिंग गियर्स को भी वापस लेने का समय नहीं मिला। उसी से पहले मे डे कॉल हो गया। मे डे बोले तो आपातकाल, मे डे बोले तो हेल्प हेल्प हेल्प। इस तरह की जो बातें हैं वो पायलट ने बोल दी थी। ये जो दृश्य हैं ये बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस दृश्य ने सबको स्तब्ध किया है वो ये भी है कि लोगों के यहाँ पर जो डॉक्टर्स जो खाना खा रहे थे उनकी मैस की प्लेट्स में भोजन अभी तक रखा है। यहाँ पर जिस तरह से ये सब बिखरा हुआ खाना आपको दिख रहा है, इससे ये प्रश्न खड़ा होता है कि पता नहीं यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनके साथ क्या हुआ। अभी जिस तरह के दृश्य हैं उनको देखते हुए कयास लगाना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह का क्लेम कर रही हैं अभी, लेकिन हम फिर भी अंतिम रिजल्ट का इंतजार करेंगे। कामना करते हैं कि वे सभी स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। यहाँ पर कुछ इस तरह से मलबे के निशान दिखाई दिए। अब इसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। गुजरात के जिस एयरपोर्ट से, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से जब ये उड़ा अहमदाबाद से, तो ये कुछ इतना सा दूरी ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रैवल। इसको मैं मैप पर कुछ इस तरह दिखाना चाहूँगा कि ये अहमदाबाद है, यहाँ पर ये रनवे है और रनवे से निकल करके बस ये थोड़ा ही आगे ही चला है। मतलब एक तरह से समझिए तो जहाँ पर फ्लाइट का कार्गो कॉम्प्लेक्स खत्म होता है उसके जस्ट बाद जाकर के तो ये गिर गया है। इस मैप को यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। ये एयरपोर्ट का रनवे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एयरपोर्ट है यहां का रनवे है। यहां से फ्लाइट उठकर चलना शुरू होती है और ये फ्लाइट थोड़ा और नीचे की तरफ अगर आप चलकर देखेंगे तो बस इतनी सी दूर जाकर के, मतलब यहां से उठी है और यहां जाकर गिरी है, इतनी सी दूर पर जाकर गिरी है। इसको और जब ज्यादा जूम करते हैं तो इसको जूम करने पर आपको कुछ इस तरह के दृश्य यहां पर हॉस्टल के दिखाई देते हैं। ये रहा वो हॉस्टल, यहां पर BJMC बॉयज हॉस्टल लिखा है और यहां पर अतुल्यम हॉस्टल लिखा है। इन हॉस्टल्स के बिल्डिंग पर जाकर के ये यहां पर गिर जाता है। मतलब एक तरीके से यहां से लेकर के इसको यहां तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगा। टेक ऑफ किया और यहां जाकर के इन हॉस्टल्स के प्रेमाइसेस पर जाकर गिर गया। एयर इंडिया का यह विमान 171 विमान था। 1:17 इसका एक्सपेक्टेड टाइम था। 1:37 के आसपास ये टेक ऑफ किया। लगभग 9.5 घंटे की यात्रा के बाद इसे लंदन पहुंचना था। ये जैसे ही निकला इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल किया गया। यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है जो कि इसकी यात्रा को पूरी तरह ट्रैक कर रहा था, उसे कैप्टन के द्वारा इमरजेंसी कॉल किया गया। कहा गया कि ये हेल्प चाहने का समय है। असल में ये मे डे कॉल एक तरह का इमरजेंसी कॉल है। इसका उद्देश्य होता है कि तत्काल प्रभाव से हमें सहायता भेजी जाए। हम अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रखते। मे डे कॉल होते ही ATC को सूचना दी जाती है कि वो तत्काल हेल्प भेजे और उस समय हवा में जितनी भी फ्लाइट्स मौजूद होती हैं, ये मे डे कॉल वाला जो सिग्नल है ये उन फ्लाइट्स को भी सुनाई देता है कि हमारे आसपास किसी फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी कॉल हुआ है। ये 3 बार शब्द बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ एक तरह से हेल्प यानी मेरी मदद करो, इस तरह से इस शब्द को कंसीडर किया जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से इस शब्द को भेजा जाता है। आपातकाल के समय ही इस तरह के शब्द का उपयोग किया जाता है। सवाल बनता है, क्या कैप्टन से कोई भूल हुई? कहा जा रहा है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाले जो कैप्टन थे वो सुमित सबरवाल थे। सुमित सबरवाल एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। लाइन ट्रेनिंग कैप्टन का मतलब है कि इनका अनुभव यात्रा का इतना था कि ये अब और कैप्टन्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, खुद ट्रेनिंग इंचार्ज थे। इस तरह से इनकी फ्लाइंग टाइम था। 8200 घंटे अब तक ये फ्लाइट उड़ा चुके थे। इनके साथ में जो फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट था वो 1100 घंटे विमान चला चुका था। क्लाइव कुंदर उनका नाम था। तो इनके ऊपर ये डाउट करना कि उन्हें ये नहीं पता था कि विमान में क्या परेशानी है, ये अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े कर रहा है कि इस तरह की जो सिचुएशन है यहां पर देख करके जो पता चल रहा है कि यहां पर लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हो पाया, व्हील ऊपर नहीं हो पाए और साथ में ये चीज हो गई। तमाम तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू हुए। इसी बीच में एयर इंडिया ने अपनी स्क्रीन को कंप्लीट ब्लैक कर दिया।
एयर इंडिया की तरफ से सारी सूचनाएं जारी की गई, कौन कौन यात्री इसमें सवार थे। विजय रूपाणी जी का नाम भी निकल करके आया, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम हैं, इनका भी निधन होने की यहां पर पुष्टि हुई। टाटा ग्रुप चूंकि एयर इंडिया को ऑपरेट करता है, इसलिए उन्होंने हर मृतक के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। साथ में उस हॉस्टल के निर्माण का भी अनाउंसमेंट किया है, और जो घायल हैं, जो इस समय पीड़ित हैं, उनकी मदद का भी इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है। एयर इंडिया के सीईओ ने आकर के अपनी तरफ से इस बारे में अपनी कंडोलेंसेस जारी किए, अपनी तरफ से दुख व्यक्त किया और अनाउंसमेंट किया। टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को देने का वादा किया। रेलवे हो, ऑल इंडिया रेल रेडियो हो, इन सब ने अपनी तरफ से मदद करने के लिए कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, उस सारे के सारे अपडेट्स जारी किए गए। देश के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, विदेश मंत्री ने, सभी की तरफ से इस पर कंडोलेंसेस मैसेजेस आए। साथ में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, सभी नेताओं के अपनी तरफ से इस घटना पर बयान आए। भारत के विदेश मंत्रालय का भी तत्काल प्रभाव से इस पर बयान आया, क्योंकि इसमें विदेशी यात्री सवार थे, तो हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दुनिया को भी अपडेट कराएं कि ये जो घटना हुई है ये कैसे हुई है और इस पर हमारा क्या प्रयास जारी है। ऐसे में हमने अपनी तरफ से अपडेट दिया। यूक्रेन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, सभी तरफ से हमारे पास, मतलब ईयू की तरफ से, सभी की तरफ से कंडोलेंसेस मैसेजेस आए। सिंगापुर की तरफ से मैसेज आए, यूके की तरफ से मैसेज आए, सभी जितने भी बड़े राष्ट्र हैं उनकी तरफ से। चूंकि यूके के 53 यात्री सवार थे, तो उनकी संसद के अंदर उनके विदेश मंत्री ने अपनी संसद को इस बारे में जानकारी दी कि ऐसे एक दुर्घटना हुई है और उसके अंदर हमारे इतने नागरिक शामिल थे। जो यहाँ के किंग हैं ब्रिटेन के, उनके द्वारा कंडोलेंसेस मैसेजेस आए। पुतिन जी का मतलब अपने पास मैसेज आया, अजरबैजान से, यहाँ सब तरह से जितने भी हमारे देश हैं, साथ में सहयोगी राष्ट्र हैं, सबके कंडोलेंस मैसेज यहाँ पर आकर के पहुंचे और भारत के साथ सबने सॉलिडरिटी शो की। क्योंकि ये हादसा ही ऐसा है जिसको सुनेगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति को सोचने पर मतलब मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ घटित हुआ, ये फ्लाइट्स हैं, दुनिया भर में आजकल यात्राएं सब इन्हीं से हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्राथमिक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सबके लिए एक चिंता का और सोचने का विषय होता है। अब ऐसे में लंदन के मतलब यात्री जो यहां जा रहे थे, उनका क्रैश होना अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनता है। सब तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये न्यूज कवर होना शुरू हो गई कि ये दुर्घटना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इसे कवर किया कि एक दुर्घटना हो चुकी है। इसके बाद में देश के गृह मंत्री का मौके पर मुआयना होता है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सारी बातें आती हैं। लेकिन एक वीडियो इस समय और ट्रेंड में आता है, और वो ये है कि एक सवारी जिसने थोड़ी देर पहले ही, यानी कि जैसे आज ये फ्लाइट जाने वाली है, कल वो इससे ही यात्रा करके आया था, उस व्यक्ति ने इस फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो बनाया था और वो बता रहा था कि इस फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ वो बता रहा था कि इसके अंदर एसी सही से नहीं चल रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ की स्क्रीन काम नहीं कर रही हैं, मतलब फ्लाइट के अंदर जो यहाँ पर लगे हुए बटन हैं वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। और वो व्यक्ति अपनी तरफ से ये ट्वीट डाल करके सबको टैग कर दिया और कहा कि ये फ्लाइट जिसमें मैं बैठा हूँ, इस फ्लाइट के अंदर सर्विसेज सही से नहीं चल रही हैं। इस हादसे के बाद इस व्यक्ति का ये ट्वीट वायरल हो गया कि भाई इसका मतलब उस फ्लाइट में कोई और गड़बड़ भी थी, ऐसा यात्रियों को लग रहा है। खैर, इस बारे में यात्रियों के साथ साथ जो और लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनका कहना था कि ये नॉर्मल गड़बड़ है, एसी ना चलना, ये ना होना, ये सब गाड़ी बैठते ही सबको गर्मी लगती है एंड ऑल, तमाम तरह की बातें, सब तरह के इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके बारे में एक दिन पहले का एक वीडियो जो है वो वायरल इस समय हो रहा है। ये जो विमान था जिसका नाम 7878 था, ड्रीम लाइनर विमान, ये पुराना जो बोइंग का 767 जो विमान था उसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया था, ड्रीम लाइनर विमान था। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 1.25 लाख लीटर तेल के साथ उड़ने की है, और यही जो तेल है यही इसमें आग लगने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। असल में ये विमान 1.25 लाख लीटर तेल लेकर 1000 किलोमीटर, लगभग 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जब यह विमान उड़ता है तो इस विमान के लिए आवश्यक फ्यूल भी साथ लिया जाता है, क्योंकि इतना देर तक अगर 1.25 लाख लीटर के साथ ये उड़ रहा है और उड़ करके इसे यात्रा करनी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और लगभग 14,000 किलोमीटर तक का ये एक बार में सफर कर सकता है, तो पूरी तरह से फ्यूल इसके विंग्स में भरा हुआ है। अब उस फ्यूल के साथ इसे अगले यात्रा करनी है, 14 घंटे तक की यात्रा का इसमें फ्यूल है। उड़ते ही इसको पता चल गया कुछ गड़बड़ है, जैसे ही धाम हुआ इसके उसी फ्यूल ने इसको अग्नि समाधि दिला दी। मतलब जो इतना ज्यादा तेल था इसके अंदर वही इसके जलने का बड़ा कारण बना। मतलब
इसके अंदर जो आग का गुब्बारा सा उठा वो टैंकर फटने के जैसा था कि पूरा पूरा टैंकर ही फट गया। इस तरीके से ये फटा। इस विमान की कीमत लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए है। इस तरह का ये विमान है। ये विमान बोइंग ने 2003 में बनाया था। लोगों से पूछकर 5 लाख लोगों से वोट डलवाकर इसका नाम ड्रीम लाइनर रखा था। 2009 में ये चलना शुरू हुआ। 15 साल के इतिहास में आज तक कभी फेल नहीं मारा। इस तरह से ये विमान अपने आप में अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि ये 200 से 250 यात्रियों को बढ़िया से ले जाकर 14,000 किलोमीटर तक की यात्रा, चाहे न्यूयॉर्क की हो चाहे टोक्यो की हो, एक ही राउंड में कराने में कामयाब है। दिल्ली न्यूयॉर्क और मुंबई लंदन रूट पर जनरली ये चलता है। इसका मटेरियल बहुत हल्का कार्बन फाइबर मटेरियल लगा है। बड़ी खिड़कियां हैं। कंफर्ट और विमानों से ज्यादा है। एलईडी लाइटिंग, बड़े बिन्स, यानी कि इस फ्लाइट के अंदर कोई कमी नहीं थी। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये फ्लाइट उन्नत किस्म की फ्लाइट, मतलब पुराने जितने भी हादसे हैं उनमें ड्रीम लाइनर का कहीं नाम नहीं है। ऐसे में इसके इंजन की, इसके एंटरटेनमेंट, सिटिंग कैपेसिटी की चर्चाएं इस समय हो रही हैं कि फ्लाइट के पार्ट पर गड़बड़ नहीं थी तो फिर गड़बड़ कहां थी। इतना एफिशिएंट विमान जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 20% सीधा सीधा कम करता है, तो यह विमान कहां गलती कर गया। कहा जाता है कि एक बार 2013 में इसके 2 ड्रीम लाइनर्स के अंदर लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई थी। तो पूरी दुनिया में जितने भी ड्रीम लाइनर्स थे सभी को ग्राउंडेड करके 3 महीने तक बोइंग ने सबकी बैटरियों को इंसुलेट किया कि किसी भी तरह से कोई भी हादसा ना हो। उन बैटरियों को सुरक्षित करने के बाद ही ड्रीम लाइनर्स को फिर से उड़ाया गया था। तो 2013 का लिथियम आयन से जो इनका बैटरी कनेक्शन था उसने जरूर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। लगातार कुछ लोग ये जरूर कह रहे थे कि इसमें कुछ कमियां ऐसी हैं जो इसके अंदर डिवास्टेटिंग असर लेकर आ सकती हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन अब हुआ, तो अब लोग इस पर कयास लगा रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। कुछ लोगों का मानना क्या है कि कई बार जब फ्लाइट उड़ती है तो अपने साथ में सामान लेकर उड़ती है। अच्छा, जब आप लंबी यात्राओं पर होते हैं तो अपने साथ कैबिन बैगेज लेकर चल रहे होते हैं। 250 यात्री हैं, 1.25 लीटर तेल भरा हुआ है। सभी यात्री कम से कम 20-50 किलो जो भी वजन अपने साथ यात्रा में ले जाना चाहते हैं वो वजन होता है। वो वजन इसके अंदर भरकर चल रहा होता है। फिर कुछ कार्गो का सामान भी इसमें रखा होता है। होता यह है, मतलब जिस तरह का अभी जो विमान के जो जानकार हैं, यात्री जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं, अभी इसकी तो जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन कयास इस बात के लग रहे हैं कि इसके अंदर वजन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। यानी कि वजन आगे की तरफ ज्यादा भर दिया गया होगा, पीछे की तरफ कम भर दिया होगा, या उल्टा हो गया होगा। तो वजन को, हालांकि सिस्टम इस तरह से गाड़ी में लगे होते हैं, फ्लाइट में लगे होते हैं कि उन्हें पूरा पता होता है कि कहां कैसे है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पार्ट पर फेलियर इनको हुआ है। दूसरा, लैंडिंग गियर को लेकर के बात चल रही है कि लैंडिंग गियर उठा नहीं था। इस चक्कर में फ्लाइट बढ़िया से टेक ऑफ नहीं कर पाई और वो लैंडिंग गियर लास्ट तक इसका लटका हुआ दिखा। टेक्निकली इसे ऊपर हो जाना चाहिए था। मतलब जनरली जैसे ही ये ऊपर उठता है तुरंत प्रभाव से इसको अपने लैंडिंग गियर अंदर करने होते हैं। ये देखिए, आप यहां पर अंदर होते हुए फ्लाइट के कुछ ही सेकंड्स में लैंडिंग गियर्स को घुसते हुए यहां देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप इस फ्लाइट को देख रहे हैं तो इसके लैंडिंग गियर्स यहां पर लटके हुए अभी तक दिख रहे हैं। मतलब एक बार के लिए आप इस फ्लाइट को देखें, ये जब उड़ रही है तो उड़ते समय इसके जो ये व्हील्स हैं जिनसे इसे लैंड करना होता है, ये कुछ ही सेकंड में, मतलब ये उठी है और उठते ही कुछ ही सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपने व्हील्स को अंदर करती हुई दिख रही है। वहीं ये विमान जब हादसे का शिकार भी हो गया है तो भी इसके पहिए खुले हुए हैं। कहा जा रहा है कि शायद वहां पर कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन फिर भी इन सभी प्रश्नों पर जांच होना बाकी है। जो हमारे मंत्री हैं, मतलब उन्होंने इस पर खेद व्यक्त करते हुए बताया कि ये बात उनके लिए भी दुखद है। सभी बातें हैं। बोइंग के अंदर इस समय पर मार्केट प्राइस के अंदर क्रैश देखा गया है। एक सवाल और जो बड़ा बन रहा है कि एक यात्री जो बचा वो 11A नंबर सीट पर बैठा हुआ था। जिस सीट पर वो बैठा हुआ था उसी के बगल में डोर था। वो सेफ बच जाता है 2 मिनट के अंदर। टेक्निकली कोई व्यक्ति खड़ा होकर गेट खोले और गेट खोलकर जंप करे, उसे कैसे पता चला कि यह विमान गिरने वाला है? 2 मिनट के अंदर 1:38 पे विमान उठा है, 1:40 पर ब्लास्ट हो गया। 2 मिनट में आदमी बेल्ट बांधकर तैयार नहीं हो पाता कि चलना भी है, मतलब उसका हाव भाव सेट नहीं हो पाता, वो तो नीचे ही झांक रहा होता है। इतने में वो उठकर निकल लिया है और वो सुरक्षित है। वो कह रहा है कि मैं कूद गया था। इससे वो 3 इडियट मूवी का एक सीन ध्यान आता है कि कहीं इस व्यक्ति ने तो कोई करामात नहीं कर दी कि चलते गेट को खोलकर ये कूदने का प्रयास किया हो। अब तमाम बातें हैं, वो जांच का विषय है, अभी उसकी जांच होगी। ये बच कैसे गया ये अपने आप में एक जानकारी है। जो आग का गुबार बन गया, क्योंकि गेट जब बंद है तो एक आदमी नहीं बच सकता। ये बोल रहा है कि मैं कूद गया था, तो कूद गया था इसका मतलब उड़ते प्लेन में 2 मिनट के अंदर अगर आप कूदे हो
तो कुछ तो मसला ऐसा है कि पहले आप कूदे हो और उसकी वजह से मेडे कॉल हुआ है कि गेट खुला छूट गया है। इस व्यक्ति की कोई ऐसी कारस्तानी तो नहीं थी। अगेन वो भी एक जांच का विषय जरूर बनेगी। फिलहाल वो व्यक्ति इस समय अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। जो 241 में से 242 में जो एक बचा हुआ है वो इस समय अस्पताल में है। खैर, फिलहाल के लिए मृतकों के परिवारों के लिए तो आज अपनी तरफ से श्रद्धांजलि है ही। पूरा अंकित परिवार स्तब्ध है। आप सभी जितने भी मेरे साथी मित्रगण और लिसनर्स हैं, हम सभी अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी शोक संतप्त परिवारों को ताकत दे और सबको इस विपरीत काल से लड़ने की क्षमता दे। साथियों, इतिहास बताता है कि अब तक के जितने बड़े हादसे हुए हैं उनमें से नवंबर 1996 में एक बार ऐसा हादसा हुआ था जब इससे ज्यादा लोग मरे थे। 2 विमान आपस में टकरा गए थे हरियाणा के अंदर। ऐसे 1978 में 213 यात्री अरब सागर में समा गए थे। ऐसे ही कर्नाटक में 158 यात्रियों की मौत हुई थी। कुछ आज के दिन पुराने इतिहास को खंगाल कर निकाला जा रहा है कि कब कब इतने बड़े हादसे हुए जिसमें इतने लोगों की जान गई हो। इन हादसों में यह निश्चित ही दुनिया भर के बड़े हादसों में टॉप 10 बड़े हादसों में शुमार किया जाएगा और निश्चित ही ये अपने आप में एक बड़ा लर्निंग लेसन बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप अपना ख्याल रखें और मजबूती से डटे रहें। धन्यवाद।